Students, this is lecture number 7 from your book, chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. Last time हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था केमिकल फार्मूला एंड हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला. तो केमिकल फार्मूला क्या चीज़ होती है? केमिकल फार्मूला इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कंपाउंड्स को फार्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स को यूज़ करते हैं. यानी उनको सिम्बॉलिकली किस तरह से लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पूरे पूरे वर्ड्स लिखने की बजाय, तो हम उसके लिए ये केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं. केमिकल फार्मूला, उसकी इंपॉर्टेंस और उसको किस तरह से आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, कैसे राइट कर सकते हो, वो सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस कर लिया था. और इस बार हमने क्या देखना है, हमने केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स को डिस्कस करना है, विच इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दो टाइप्स केमिकल फार्मूला की हैं, लेकिन ये हैं क्या चीज़ें? सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशंस की. जनरली स्पीकिंग हम एम्पिरिकल फार्मूला को क्या कहते हैं? दैट इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड. क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं, उसके सब एटम्स को सिंपल करके लिख देना. हम जिस तरह से रेशो के क्वेश्चंस करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को, वैल्यूज़ को हम रेशो फाइंड करने के लिए किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो सिंपलेस्ट आंसर हमारे पास आता है, हम कहते हैं दिस इज़ द रेशो. उसी तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला की रेशियो डिज़ाइन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी रेशियो निकालते हैं. दूसरी टाइप हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर फार्मूला की. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल. एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का क्या मतलब कि जितने उसके अंदर एक्चुअली एटम्स प्रेजेंट हैं, उनको विदाउट डिवीजन, विदाउट मल्टीप्लिकेशन, ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल नंबर में हमने रिकॉर्ड कर देना है. दैट विल बी कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड और मॉलिक्यूल. तो ये डिफरेंस आता है इन दोनों की डेफिनेशंस में. अब हम एक्सप्लेन करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को, डिटेल में इसको स्टडी कर लेते हैं. व्हाट इज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला? तो एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो का मतलब क्या होगा कि आपके पास सपोज एक एग्जांपल है ग्लूकोज की, जिसका फार्मूला है C6H12 एंड O6. इसके अंदर क्या है? 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, 6 आपके पास हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, सॉरी 12 आपके पास हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, और 6 आपके पास ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं. तो 6, 12 और 6, जब हम इसकी रेशियो फाइंड करेंगे ना, हम क्या करेंगे? 6, 12 एंड 6, जब हम इसकी रेशियो फाइंड करेंगे, तो हम क्या, हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसकी सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी 1:2:1. ठीक है. तो ये जो आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गई है, दिस विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला. और जब हम एम्पिरिकल फार्मूला इसका लिखेंगे, तो फाइनली हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या बन जाएगा? ये जो रेशियो होगी, हम इसको लिखेंगे 6, 12 और 6 की जगह पर. तो जो एम्पिरिकल फार्मूला विल बी CH2 and O. ये आपके पास आ जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला. क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास जो फाइनली आई थी, वो थी 1:2:1. तो वही चीज़ हम जब इनके डिनोमिनेटर्स में लिख देंगे, तो ये आपके पास, सॉरी, इनके जब हम सबस्क्रिप्ट्स में लिख देंगे, तो फिर ये आपके पास उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है सैंड की. सैंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका जनरल हम केमिकल नेम इसको देते हैं. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सैंड का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इसको जब हम एम्पिरिकल फार्मूला इसका लिखते हैं ना, तो हम इसको जनरली SiO2 ही लिखते हैं. तो SiO2 इसका एम्पिरिकल फार्मूला है. और एम्पिरिकल फार्मूला के साथ हम इसको कहते हैं कि इसका सेम ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है. क्यों सेम होता है? क्योंकि SiO2 इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सैंड. और अगर हम इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालते हैं, तो वो हमारे पास कोई और हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अ सिंपल रेशो. तो SiO2 में सिलिकॉन का 1 एटम और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे आर प्रेजेंट. और जब इनकी सिंपल रेशो निकालने लगते हैं, तो 1 और 2 तो ऑलरेडी सिंपल हैं. तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इट्स empirical formula and molecular formula, both of them are the same. Clear? ये तो हमने बात कर ली ना जनरली जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. अब हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की. तो आयोनिक कंपाउंड्स का हमें पता है कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, जिसको हम पढ़ते आए हैं क्रिस्टल लैटिस के नाम से, कि वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. आयंस होते हैं ना उसके अंदर, तो आयंस हमेशा क्या करते हैं? क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल फॉर्म होती है इसकी. इसके अंदर क्या होगा कि अगर एक आयन है, सपोज आपके पास एक पॉजिटिव आयन है,
ये आपके पास एक पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन अपने इर्द गिर्द किस आयन से सराउंडेड होगा? नेगेटिव आयन्स के साथ। और ये जो हर एक नेगेटिव आयन है ये अपने इर्द गिर्द हर एक पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होगा। तो इसी तरह से जब सारे आयन्स अपने ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के साथ सराउंडेड होते हैं तो फिर ये एक 3 डायमेंशनल बॉक्स लाइक क्रिस्टल लाइक फॉर्म बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं उसकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट और क्रिस्टल लैटिस फॉर्म। ठीक हो गया। तो इस वजह से अब चूंकि इसके अंदर अलग अलग करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना, हमारे पास इस तरह से तो नहीं है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कोवलेंट की एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन के इर्द गिर्द दो 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 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। ये डबल बॉन्ड मैंने शो किए हैं, ये कार्बन के दोनों साइड्स पर दो दो जो लाइंस हैं, दीज आर द डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये दो दो बॉन्ड्स बना रही है, तो ये तो एक्चुअली एक इसका इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल हो गया ना। लेकिन सोडियम क्लोराइड की सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आपके पास होता है पॉजिटिवली चार्ज और क्लोराइड आपके पास होता है नेगेटिवली चार्ज। तो ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये इस तरह से इस फॉर्म में एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेंगे अपना। और जब ये स्ट्रक्चर इनका फॉर्म हो जाएगा तो फिर इनको अलग करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना। सपोज़ मैं आपसे कहती हूँ कि आपको मैंने सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट हम यूज़ करते हैं घर में खाने में, वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे प्लीज़ इसमें से सोडियम अलग कर दें, क्लोरीन अलग कर दें, या मुझे काउंट करके ही बता दें कितने सोडियम है कितने क्लोरीन्स हैं इसके अंदर। तो आप नहीं बता सकते ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है केमिकल कंपाउंड्स की कि आप उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते फिजिकल मेथड्स के थ्रू। तो जो आपके फॉर्म ये होते हैं क्रिस्टल लैटिस फॉर्म्स होती हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं टू सेपरेट। आप इस तरह फिजिकली इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो क्लोरीन और सोडियम के एटम्स थे ये एक दूसरे के इर्द गिर्द इस तरह से ऑपोजिट चार्जेस से सराउंडेड होते हैं। अब जब ये सराउंडेड होंगे तो फिर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो नहीं बता सकते ना। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसका फार्मूला यूनिट डिस्क्राइब करते हैं। फार्मूला यूनिट क्या चीज़ आती है? A formula unit है simplest whole number ratio of ions as present in the ionic compound। ionic compound के अंदर जो ions present हैं उनकी simplest whole number ratio, आयंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम ले रहे हैं। ऊपर हमने किसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात की थी? एटम्स की बात की थी ना। एम्पिरिकल फार्मूला में जनरली जब हम ऊपर ग्लूकोज और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम अब आयंस की बात करेंगे। तो आयंस के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका फार्मूला यूनिट, एम्पिरिकल फार्मूला या फार्मूला यूनिट हम उसको कहेंगे उसका। तो सोडियम क्लोराइड होता ही उसके अंदर एक सोडियम एक ही क्लोरीन, उसके साथ अटैच्ड काफ़ी सारे होते हैं, इर्द गिर्द सराउंडेड होते हैं, लेकिन जब उनकी एवरेज निकाली जाती है ना तब हमारे पास उसका फॉर्मूला आ जाता है एक Na और एक Cl का, यानी सोडियम क्लोराइड। ये फार्मूला आ जाता है। इसी तरह से जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला यूनिट डिस्क्राइब करते हैं देन इट कम्स आउट टू बी KBr, K फॉर पोटेशियम एंड Br फॉर ब्रोमीन। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं दे फॉर्म पोटेशियम ब्रोमाइड। ये हो गई यहाँ तक एम्पेरिकल फार्मूला की बात। अब हम आगे जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के टॉपिक की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें पता चल गया, डेफिनेशन हमने देख ली कि उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे कि जितने उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं वो सब रिकॉर्ड करने हैं, देन इट विल बी रेफर्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूल जनरली अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल की हम डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो एक सिंपल एक जो स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना वो इसका मॉलिक्यूल कहलाएगा, दैट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ठीक है। तो मॉलिक्यूल वो स्पीशी है दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर और वो स्मॉलेस्ट होती है किसी भी कंपाउंड की। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H12 एंड O6। अब जब हम इसकी रेशियो देखते हैं एलिमेंट्स की तो 6, 12 और 6 ये आपके पास इसकी रेशियो आ जाती है। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन थे, 12 हाइड्रोजन थे और 6 ऑक्सीजन एटम्स थे आपके पास। तो इन तीनों की रेशियो जो एक्चुअल नंबर था वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, 6:12:6। तो ये आपके पास था उसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, जितने एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर एटम्स जिस जिस एलिमेंट के प्रेजेंट होते हैं वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। तो अब हमने कहा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था दैट इज C6H12 एंड O6, जबकि आपके पास जो मॉलिक्यूल इसका ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला था वो क्या आएगा? यहाँ पर मैंने लिखा था
H2O, ये आएगा आपके पास ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात होती है। तो ये एक कंपैरिजन आ गया आपके पास। दूसरी हम एग्जांपल इसमें कंसीडर करेंगे बेंजीन के मॉलिक्यूल की। बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होता है? बेंजीन का फार्मूला होता है C6 एंड H6। तो C6 H6 के अंदर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स कम्स आउट टू बी 6:6। ये आपके पास आती है ना इसकी जो सिंपलेस्ट जो इसकी एक्चुअल रेशियो है, तो एक्चुअल रेशियो इसके 6:6 आ जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला आप बताएं, तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा? 6 और 6 दोनों सेम टेबल में अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा? लाइक मैं कहती हूँ मैंने 6 डिवाइडेड बाय 6, इन दोनों 6 जो थे मेरे पास, मैंने उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 1:1। तो ये क्या रेशियो बन जाएगी? CH। ये मेरे पास आ जाएगा फिर बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल नंबर को रिकॉर्ड करते हुए हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6 एंड H6 का। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप आती है, जिससे हम एम्पेरिकल फार्मूला जानने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका बना सकते हैं। वो किस तरह से होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। व्हाट इज n? n कैन बी एनी नंबर, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, चलता जाता है। जितना नंबर आपके पास हो सकता है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि बेंजीन का आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है C एंड H। ये आपके पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। अगर आपको इस n की वैल्यू मालूम होगी ना कि इसके लिए n क्या है, तो फिर आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली बना लोगे। अब n यहाँ पर आपके पास बेंजीन के लिए क्या था? n आपके पास है 6। आप इसको पूरे फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी वो क्या हो जाएगा? C के साथ भी 6 आ जाएगा और H के साथ भी 6 आ जाएगा, और आपके पास फार्मूला इसका आ जाएगा C6H6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास है ग्लूकोज, ठीक है, मेरे पास ये है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैंने कह दिया CH2O है। जब मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिज़ाइन करने लगूंगी तो पहले मुझे चाहिए ये n की वैल्यू, कि ये n की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, सॉरी, n की वैल्यू जब मुझे पता चल जाएगी तो मैं क्या करूँगी कि मैं एम्पेरिकल फार्मूला पूरा का पूरा जो कि ये था CH2O, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी उस n वैल्यू के साथ, और यहाँ पर n वैल्यू आती है आपकी 6, सेम होती है। तो 6 के साथ क्या होगा कि C को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6 हो जाएगा, H2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, और आपके पास H12 आ जाएगा, और ये O जो था ये भी मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो आपके पास O6 आ जाएगा, और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का आपके सामने आ जाएगा C6H12 एंड O6। इसी तरह से आप किसी भी फार्मूले से, किसी भी एम्पेरिकल कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला से आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ये भी बहुत इजी और छोटा सा टॉपिक है। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? पहले हम मॉलिक्यूलर मास से पहले हम एटॉमिक मास की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है? एटॉमिक मास आपके किसी भी एटम का टोटल मास होता है, विच इज़ द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नंबर। ये आपके पास उसका एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास एक एटम का आप लिखते हो ना, तो जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उन सब एटम्स के सम ऑफ एटॉमिक मैसेज की हम बात करते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन आती है तो हम उसमें लिखते हैं सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मैसेज का सम, टोटल नंबर उसका जो आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल आपके पास है, लाइक क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें। अब ये आपने ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज़ किया Cl2। क्या मतलब होगा यहाँ इसका कि दो क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो सम ऑफ इसका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, इसका क्या फाइनल आएगा हमारे पास? क्लोरीन के एक एटम का कितना होता है एटॉमिक मास? 35.5। तो यहाँ दो हैं तो 35.5 प्लस 35.5 71 AMU। AMU इज द यूनिट, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था।
तो मॉलिक्यूलर मास का फाइनल आंसर आपके पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा 71.0 AMU। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में आपके कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, सॉरी वाटर की बात करते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, 2, और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, दिस O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो जब इनका टोटल सम करते हैं एटॉमिक मैसेज का तो क्या आता है, 1 फॉर ईच हाइड्रोजन यानी 1+1, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। ये इनके एटॉमिक मैसेज हैं। जब इनको हम सम कर देते हैं ना इनका टोटल नंबर तो इट बिकम्स 18। 18 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, फिर हम आते हैं फॉर्मूला मास की तरफ। तो ये ऊपर मॉलिक्यूलर मास जो हमने देखा ना, ये था कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। कोवलेंट कंपाउंड्स को ये एक्सप्लेन करता है। जब हमने फार्मूला मास की बात करनी है ना तो हमारे पास आ जाते हैं सारे आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स में चूंकि हमने पहले भी पढ़ा कि उनका फार्मूला यूनिट होता है, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट के साथ। तो फार्मूला यूनिट्स के थ्रू जब हम इसका फार्मूला मास लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन आएगी, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट इन वन फार्मूला यूनिट। तो जितने एटॉमिक मैसेज हैं सब एटम्स के, उनको सम करेंगे तो फार्मूला यूनिट के अंदर से, तो आपके पास उसका फार्मूला मास आ जाएगा। लाइक फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, आंसर इसका उसी तरह से निकलता है। आपको फार्मूला दिया होगा, आपने फार्मूला को सिर्फ एटॉमिक मैसेज उसके अंदर पुट करने हैं सारे एटम्स के और उनको प्लस कर देना है। जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम का आपके पास एटॉमिक मास कितना होता है, 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। ये हमने अभी ऊपर भी देखा है। तो जब हम 35.5 और 23 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 58.5 AMU। ये आपके पास आएगा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास। अब हम इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं था, ये क्या था, फार्मूला यूनिट था। इस वजह से हम इसका साथ उसी तरह की टर्म यूज करते हैं, फार्मूला मास की। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों तरह के एटम्स का जब एटॉमिक मैसेज का सम करेंगे तब हमारे पास आएगा फाइनल फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और वो किस तरह से आएगा, कैल्शियम का आपके पास एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है हमारे पास 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, एक ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पर O3 हैं। ठीक है, O3 यूज हो रहा है, CaCO3। तो ये O3 का मतलब है कि एक ऑक्सीजन का अगर 16 है तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम्स यूज हो रहे हैं, तो ये आपका टोटल जो सम आ जाएगा इट विल बी 100। तो ये आपके पास 100 AMUs इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास का टॉपिक। होमवर्क आपके पास क्या है, क्या यू हैव टू कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ K2SO4 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तरीका सेम है। आपको अगर किसी का भी एटॉमिक मास नहीं पता तो आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल गिवन है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एटम के साथ उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है। तो आपने बस वहाँ से देख लेना है इसको और यहाँ से देख के आपने उनका लिखते जाना है। पेज नंबर 48 पर पीरियोडिक टेबल आपको गिवन है, उसके अंदर जो हर एटम के ऊपर लिखा है दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर, और नीचे जो उस एटम के लिखा हुआ है वो उसका मास नंबर या एटॉमिक मास होता है। वहाँ से देख के आपने एटॉमिक मासेस फाइंड करने हैं और उसके बाद टोटल इसका सम बता के तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। और हेल्प के लिए कि आपने लिखना किस तरह से है, यू कैन लुक एट पेज नंबर 13 एंड 14। वहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.2 एंड 1.3। वहाँ से देख के आप उसका पैटर्न देख सकते हो कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, एंड यू हैव टू सबमिट इट टू मी टुडे। थैंक यू सो मच।